हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। सो आज हम कवर करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BHIC 134 पार्ट 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द राइज ऑफ सिख स्टेट, हाउ डिड मिसल्स कम अप, एग्जामाइन देयर रोल इन द सिख पॉलिटी। ठीक है, तो पंजाब में 15th सेंचुरी से मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। कैसे? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। ठीक है, इन द मिड ऑफ दिस मूवमेंट अ न्यू ऑर्डर सिखिज्म वाज बॉर्न इन पंजाब। अब ये रिफॉर्म मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुए थे? क्योंकि इस टाइम पे जो मुगल्स थे उन्होंने ऑल ओवर जो है इस पूरे एरिया को, जो पंजाब है ना, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो उनके अगेंस्ट जो है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चले, जिसमें जो है एक न्यू जो है हमें सेक्ट देखने के लिए मिलता है, सिखिज्म। ठीक है, जो एक रिलीजन फेथ बेस्ड जो है भक्ति मूवमेंट के टाइम पे इमर्ज होके आया था। ठीक है, द फाउंडर ऑफ दिस न्यूली मर्ज सेक्ट कौन थे? गुरु नानक, जिन्होंने हु नेम्स हिज फॉलोवर, यानी जो भी उनके फॉलोवर्स थे उन्होंने उनका नाम रखा सिख। ठीक है, गुरु नानक को सक्सीड किया 9 गुरुज ने। ठीक है, गुरु गोविंद जी की डेथ के बाद जो गुरुशिप थी वो लीडर को पास कर दी गई। उनके जो मतलब ट्रस्टेड डिसिपल थे, यानी कि एक तरीके जो शिष्य थे उनके ट्रस्टेड, ठीक है, जिनका नाम था बंदा बैरागी। ठीक है, दे फेस्ड रिपीटेड इन्वेजन बाय अहमद शाह अब्दाली इन मिड 18th सेंचुरी। ठीक है, तो इन्होंने फॉरेन जो है अफगानीज के जो है इन्वेजन भी फेस किए, इनके खिलाफ भी ये लड़े। लेटर ऑन जो है ये जो सेक्ट था स्टार्टिंग में मर्ज हुआ एज रिलीजियस पर्पस। ठीक है, जब गुरु नानक ने जो है इसको प्रॉपर कंबाइन किया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला कि कैसे जब इन्होंने अपनी आवाज उठाई, जब इन पे कोई भी इस एरिया पे, जो पंजाब वाला एरिया था, इस पे कोई भी दबाव बनाने आया, जिसने भी एक्सप्लॉइट किया इस एरिया को, तो कैसे इन्होंने जो है अपने लोगों के लिए आवाज उठाई और अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट बैंड्स कह लो या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ आर्मी में जो है कंपोज करना स्टार्ट कर दिया, जिनको हम जठास कहते हैं। ठीक है, 18th सेंचुरी के हाफ आते आते ये जो जठास थे इनको रिग्रुप किया गया 12 मिसल्स में। ठीक है, कितने मिसल्स में? 12 मिसल्स में। मिसल्स का मतलब क्या था? यानी कि मान लो कुछ लोग होंगे, है ना, मतलब कुछ लोग होंगे और इनका एक लीडर होगा, और ये जो लोग होंगे ना इनका सेम रिलीजन होगा, मतलब रिलीजन नहीं, सेम कल्चर होगा, मतलब सेम चीज पे बिलीव रखते होंगे। ठीक है, यानी कि इस एरिया में जितने भी लोग हैं इस मिसल के अंदर, वो एकदम सेम मतलब भावना के होंगे। उनका एक लीडर होगा। ठीक है, इसी को मिसल कहते थे। पंजाब में ऐसे टोटल जो है 12 मिसल्स जो है इस रीजन में इमर्ज होके आए। ठीक है, अभी मिसल्स किस बेसिस पे फॉर्म हुए? इक्वालिटी के बेसिस पे, यानी कि जितने भी इसमें मेंबर होंगे वो सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, इक्वल ही जो है उनका से होगा हर मैटर में। ठीक है, अभी मिसल्स क्या थे इंपॉर्टेंट? कौन कौन से मिसल्स थे? अलूवालिया, भांगई, कन्हैया, सुकरचकई, शाहिद मिसल्स। ठीक है, टोटल 12 थे, बट आप कुछ के नाम लिख सकते हो। 12 याद करना मतलब स्टफ। ठीक है, रोल इन सिख पॉलिटी। अब इनका क्या रोल था सिख पॉलिटी में? फर्स्ट इज प्राइमरी रोल ऑफ द मिसल्स वाज टू प्रोवाइड आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। आर्म रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? यानी कि जो मुगल अथॉरिटी जो इतनी इमर्ज हो रही थी, ये जो एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे, तो इनके अगेंस्ट एक अपनी मिलिट्री जो है आर्मी खड़ी करना इनके रेजिस्टेंस के लिए, कि भाई हम उनसे लड़ सके। ठीक है, और इनकी जो सिख पॉपुलेशन है इनको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज ईच मिसल इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक टेरिटरी, यानी पंजाब में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इन्होंने अपना जो एक तरीके से दबदबा था वो बना लिया था। ठीक है, इन्होंने जो है आपस में इंटरमिसल कॉन्फ्लिक्ट भी देखे, यानी कि आपस में जो इनकी पूरी कम्युनिटी में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने के लिए मिले, बट फिर भी जो है ये सक्सेसफुल रहे अपने एरियाज से रेवेन्यू कलेक्ट करने में, मेंटेन रखने में, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में। ठीक है, ये जो मिसेस थे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इगैलिटेरियन बेसिस पे बने थे, इक्वालिटी की बेसिस पे बने थे। ठीक है, इनके लीडर को क्या कहा जाता था? सरदार कहा जाता था। ठीक है, और वो सरदार को चूज कैसे करते थे? लीडरशिप क्वालिटीज पे, भाई कौन है जो जिसका इन्फ्लुएंस है कम्युनिटी में। ठीक है, कौन जो है अच्छे से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली कर सकता है। ठीक है,
अब एक सरबत खालसा इन्होंने बनाया कि भाई जहाँ पे मिसेस के सब लीडर्स आके जो भी कोई कॉमन इश्यूज होगा तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पाइट ये मिलिट्री फोकस कि भाई हम जो है मुगल्स के अगेंस्ट जो है लड़ेंगे, इसके अलावा उन्होंने एक चीज पे भी और पे भी ध्यान दिया, रिलीजियस जो उनका रिलीजन था जिस बेसिस पे इमर्ज हुए थे, गुरुद्वारा बनवाना, ठीक है, इन सारी चीजों पे। द लीडर रंजीत सिंह इमर्ज एज अ पावरफुल फिगर फ्रॉम सुकर चकई मिसल, ठीक है। रंजीत सिंह जो थे एक पावरफुल लीडर की तरह इमर्ज हुए सुकर चकई मिसल से, ठीक है। Through a combination of strategic alliances, military conquest, he consolidated the territories of various misl and established Sikh Empire in 1799 with Lahore its capital. यानी कि इन्होंने जितने भी मिसल्स थी, जो 12 मिसल्स थी ना, इनके साथ लड़ाई करके ये पूरे मिसल्स को हरा के पूरा एक एम्पायर जो है स्टैब्लिश कर लिया था, जिसकी कैपिटल थी लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल में कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैसे कॉन्क्वेस्ट किया, ठीक है। जो हिस्ट्री है बंगाल की 1757 टू 1765 हमें देखने के लिए मिलता है कि ट्रांसफर हुआ है। किस चीज का ट्रांसफर, कि भाई जो मुगल आर्मी के हाथ में पावर थी उससे नवाब को मिली, नवाब से जो है ब्रिटिशर्स को मिली, ठीक है। 3 नवाब्स के हाथ में जो है हमें देखने के लिए मिली पावर, सिराजुद्दौला, मीर जफर और मीर कासिम। उसके बाद जो है डायरेक्ट जो है रूल हो गया था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने सक्सीड किया था किसको, अलाउद्दीन खान को, जो कि मुगल्स के टाइम के गवर्नर थे, ठीक है, इस रीजन के, बंगाल रीजन के। यानी कि बंगाल रीजन की देखरेख कौन कर रहे थे, अलाउद्दीन खान, किसके टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे। तो इनको हरा के जो है सिराजुद्दौला जो है नवाब बने बंगाल के 1756 में, ठीक है। इनका जो सक्सेशन था टू थ्रोन, इसको अपोज किया इनकी जो आंट थी घसीटी बेगम ने और इनके कजन शौकतगंज ने, ठीक है। अब एक सीरियस प्रॉब्लम जो है इन्होंने देखी जब ये गद्दी पे आए, वो ये देखी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे जो है ट्रेड कर रही है, अपनी मनमानी चला रही है बंगाल वाले रीजन में। मनमानी कैसे चला रही है, कलकत्ता फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता फोर्ट, यानी कि इन्होंने एक फोर्ट बनाया हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फोर्ट है, तो इसका ये क्या कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। फोर्टिफिकेशन क्या, इसके चारों तरफ जो है वॉल्स बना रहे थे बड़ी बड़ी, और ये वॉल्स बनवाने के लिए इन्होंने जो सिराजुद्दौला थे उनसे कोई परमिशन नहीं ली, ठीक है। और इन फोर्ट्स में ये जो कैलकुटा फोर्ट था पूरा, यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स की आर्मी रहती थी, ठीक है। आर्मी जो थी पूरी इनकी यहाँ रहती थी। तो सिराजुद्दौला को ये चीज जो है बहुत अटपटी लगी। तो सेकंड चीज इज कि ये जो है ट्रेड कर रहे थे फ्रीली, यानी कोई टैक्स वगैरह जो है, ये जो सिराजुद्दौला बने थे, नवाब बने थे, इनको कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करते, फ्रीली जो है क्या करते, ट्रेड कर रहे थे बंगाल में। तो इस चीज को लेके भी जो है सिराजुद्दौला ने क्वेश्चन उठाया, ठीक है। अब जब इन्होंने जो है क्वेश्चन उठाया तो ब्रिटिशर्स को ये बात बुरी लगी, तो इसलिए जो है द बैटल ऑफ प्लासी हुआ बिटवीन किसके, इंग्लिश फोर्सेस एज वेल एज जो ये सिराजुद्दौला थे, ठीक है। अब जब ये बैटल हुआ तो जो मीर जफर थे जिन्होंने अपोज किया था सिराजुद्दौला की सक्सेशन को, उन्होंने साथ दिया इंग्लिश फोर्सेस का, और जो बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, इसको जो है सिराजुद्दौला हार गए, ठीक है। इसमें जो है इंग्लिश फोर्सेस की जीत हुई। नेक्स्ट इज मीर जफर एंड द ब्रिटिश। अब जो है मीर जफर को बना दिया जिन्होंने सपोर्ट किया था नेक्स्ट नवाब। अब जब इनको बना तो दिया, मतलब नवाब तो बना दिया, बट इन रिटर्न इनको क्या पे करना पड़ा, 1,75,000 नहीं 1,07,50,000, ठीक है, प्रेजेंट एज अ प्रेजेंट देना पड़ा किसको, जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको, ठीक है। क्यों देना पड़ा भाई, क्योंकि इनके जो एम्पायर था इसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स थी। इंटरनल प्रॉब्लम्स कैसी थी, यानी कि इनका रूल, कि ये जो है गद्दी पे आए उनको रिफ्यूज करे थे जमींदार, ठीक है, नोबल्स वगैरह, ठीक है। जब मीर जफर गद्दी पे आ गए तो एक ऑफिशियल थे रायदुल्लभ, ठीक है, इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन के। तो उनपे इनको सस्पिशियस था कि भाई कहीं ये जो रायदुल्लभ है ये जो है रेबल ना कर दे मेरे अगेंस्ट, रेबल मतलब मेरे रूल के खिलाफ रेबल ना कर दे, और जो लोकल पीपल है उस पे अपना भरोसा ना जमा ले,
ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन थी वो भी बहुत ज्यादा वीक थी, क्योंकि उन्होंने कंपनसेशन दे दिया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, डच कंपनी के साथ जो है ट्रेड करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर लगने लगा, क्योंकि डच कंपनी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की राइवल थी। ठीक है, ट्रेड में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगने लगा कि भाई अब ये जो डच कंपनी के साथ मिलके ये कहीं हमको ही ना हटा दें यहाँ से। ठीक है। तो इसलिए मीर जाफर को भी रिप्लेस कर दिया, किसने, मीर कासिम ने। ठीक है। अब मीर कासिम और ब्रिटिशर्स का रोल पढ़ेंगे हम। तो मीर कासिम ऑल्सो हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट टू ब्रिटिशर्स, इन्होंने भी जो है लार्ज अमाउंट ब्रिटिशर्स को पे किया, एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट दिए बुरगांव, मिदनापुर एंड चित्तगांव, फ्री। फ्री इन द सेंस कि यहाँ पे जो है ये ब्रिटिशर्स हैं, ये ट्रेड अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं, प्लस इन्हें कोई टैक्स पे करने की नवाब को नीड नहीं है। ठीक है। बट इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या किया कि इन्होंने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फार अवे फ्रॉम जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके इन्फ्लुएंस से। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, अपना जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर था उसको रिऑर्गेनाइज किया। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने अपने मेन डाले ऑफ ऑन चॉइस एंड रीमॉडल आर्मी, यानी आर्मी को भी अपने अकॉर्डिंग जो है रीमॉडल किया। ठीक है। एक तरीके से रिफॉर्म्स लाए एडमिनिस्ट्रेशन में। और इन्होंने एक्शंस भी लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे ना, मिसयूज कर रहे थे ट्रेड प्रिविलेज का। मिसयूज कैसे कर रहे थे ट्रेड प्रिविलेज का, ट्रेड प्रिविलेज इनको ये था कि ये जो है इनके पास जो है एक, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है ना अपनी पहचान दिखाने के लिए, तो इस टाइप से इनके पास एक पास होता था। ठीक है। जिस पास के थ्रू इन पे कम टैक्स लगता था, जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लोग थे जो ट्रेड करते थे। बट जो वहां की लोकल पॉपुलेशन थी ना, फॉर एग्जाम्पल जो बंगाल की लोकल पॉपुलेशन होगी, उनको जो है प्रॉपर पूरा टैक्स देना पड़ता था। तो ये क्या करते थे, ये जो ट्रेड पासेस होते थे ना, ये पासेस जो है लोकल पीपल को बांट देते थे। ठीक है। जिससे उनको भी टैक्स कम देना पड़े, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो आता था ना, ये पास बांटने का जो पैसा आता था उसको अपने पास रखते थे। ये बात जब इसको पता चली, किसको, मीर कासिम को पता चली, तो उन्होंने इस चीज को क्वेश्चन किया और इनके अगेंस्ट एक्शन लिया, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुई। और बैटल ऑफ बक्सर में भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये जो मीर कासिम थे इनकी हार हुई। ठीक है। बट एक बार अलायंस देख लो कि किस किस के बीच में हुई थी। ये जो मीर कासिम थे इन्होंने शाह आलम, शौजतुल्ला जो अवध के नवाब थे, इनके साथ मिलकर अलायंस बनाई तीनों ने, फिर भी इन तीनों की आर्मी को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। अब आप सोचेंगे तीन लोगों ने कंबाइन होकर जो है आपस में जो है वॉर लड़ी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, फिर भी क्यों हार गई है, ये इसलिए हार गए क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी इस टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी। मतलब उनके पास गन्स थी, वेपन्स थे। ठीक है, बॉम्ब्स थे फेंकने के लिए। ठीक है। पर जो इनकी आर्मी थी वो ज्यादातर, अब आप मुगल आर्मी देखोगे तो ज्यादातर कैसी हुआ करती थी, घोड़े होते थे उसमें। ठीक है, हाथी हुआ करते थे। बट घोड़े हाथी को जब वो एक एक गोलियों से उड़ा देंगे तो क्या फायदा। तो इसलिए जो है ये रेजिस्ट नहीं कर पाए, ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी इनकी पावर को। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस द सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट इन 18th सेंचुरी। क्या सोशली क्या जो है कॉन्टेक्स्ट है जिससे इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज हुए। ठीक है। पहला, वीकनिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब ये जो हैदराबाद वगैरह, मैसूर जो इमर्ज हुए थे, जिसे हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है। वीकनिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि जो मुगल एम्पर थे उनकी वीकनेस, यानी कि औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर आए ना वो बहुत ज्यादा इनफेक्टिव थे और वीक थे, यानी वो पूरे जो मुगल एम्पायर था, इतना बड़ा मुगल एम्पायर था, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। सेकंड, इकोनॉमिक डिक्लाइन। औरंगजेब ने जो है ना बहुत ज्यादा जो क्या किया था, एक्सपेंड करने के चक्कर में मुगल एम्पायर को बहुत ज्यादा जो खजाना था, शाही खजाना था, वो ड्रेन कर दिया था। इसकी वजह से भी वहां पे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिक्लाइन था, प्लस जो मनसब और जागीरदारी सिस्टम था मुगल्स का, उसमें भी बहुत ज्यादा इनफेक्टिवनेस आ रही थी। ठीक है। और क्राइसिस फेस कर रहे थे। अब जब, और प्लस जो मुगल्स के जो एम्पर थे आने वाले औरंगजेब के बाद, तो उन्होंने रेवेन्यू डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से जो लोकल पीपल थे, ठीक है, 50% तक बढ़ा दी गई थी। तो इसलिए जो लोकल पीपल थे ना वो उनके खिलाफ क्या कर रहे थे, रेबलियस मोड में आ गए थे, प्रोटेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सोशल डिस्कनेक्ट क्या था कि भाई रिलीजियस मोड पे जो है ना, कास्ट में जो है लीडर्स इमर्ज होते हैं, जैसे राजपूत हो गए, सिख्स हो गए। ठीक है, मिसल्स देखे हमने, मराठास हो गए। ठीक है। तो इस वजह से जो है इनकी जो पावर थी एक तरीके से वो हटती जा रही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, डिस्कस द मेन आइडिया ऑफ द ओरिएंटलिस्ट एंड यूटिलिटेरियंस, हाउ डिड दे हेल्प इन कंसोलिडेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है।
तो consolidation of British Empire in India during the 18th and 19th century was influenced by the ideology of the Orientalists and utilitarians. हम देखेंगे ओरिएंटलिस्ट थे ये कौन थे? ओरिएंटलिस्ट कौन थे? स्कॉलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो कि जिनका मानना ये था कि जो इम्पोर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिजर्विंग द कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि बेसिकली जो कल्चर है इंडिया का या जो यहाँ की लैंग्वेज है, इसको जो है प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा पीओवी किसका था? ओरिएंटलिस्ट का। ठीक है, इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है इंडियन कल्चर की, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, लोग जो है सबसे ज्यादा हिंदी समझते थे। ठीक है, अब जब जो ब्रिटिश आर्मी थी या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनका रूल पूरा बढ़ा पूरे इंडिया में, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में इनका जो है रूल बढ़ा, इन्फ्लुएंस बढ़ा। तो अब इन्हें मिलिट्री में भी जो है इंडिया के लोग जो है रिक्रूट करने थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी लैंग्वेज समझने के लिए इन्हें हिंदी आनी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या बोलते थे? हिंदी। नॉर्दर्न रीजन में हिंदी बोलते थे। ठीक है, अब साउदर्न रीजन में जाओगे तो आपको बहुत एम्पल ऑफ क्या मिलेंगी? लैंग्वेज मिलेंगी। ठीक है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस मिलेंगी। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। तो अब इन्हें जो एक प्रॉब्लम यही आ रही थी कि लोकल कल्चर, जो यहाँ के लोगों का पुराना कल्चर है, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था एक इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर भी रूल करोगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि भाई उनका सब नेचर कैसा है, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं। ठीक है, इसलिए जो जिनका ओरिएंटलिस्ट व्यूज था, इन्होंने क्या एडवोकेट किया कि भाई जो स्टडी ऑफ क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस सच एज संस्कृत, पर्शियन एंड अरेबिक, क्योंकि जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो क्या बोलती थी? उर्दू बोलती थी, या उस टाइम पे अरेबिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने किस टाइप के इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784 अंडर द लीडरशिप ऑफ विलियम जोन्स। ठीक है, जहां पर किस चीज की स्टडी की जा रही थी? जो इंडिया का हिस्टोरिकल कल्चर था उसकी स्टडी की जा रही थी। सेकंड थे यूटिलिटेरियंस, जिनका मानना था कि भाई गवर्नेंस में इफिशिएंसी लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है, जो वेस्टर्न जो थिंकिंग है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, कौन थे वो लोग? जेरमी बेंथम, जेम्स मिल, ठीक है, जिन्होंने बोला कि ब्रिटिश वैल्यू और एजुकेशन को प्रमोट करो इंडिया में। ठीक है, इसलिए जो है स्कूल्स में इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और यूनिवर्सिटीज में यानी इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। बोथ द ओरिएंटलिस्ट एंड यूटिलिटेरियन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट। अब देखो ये कंक्लूजन है पूरा। ठीक है, ये आप देख लेना इनके कंट्रीब्यूशन क्या है दोनों के। जैसे कि आप देखोगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1858, ये किसका? ओरिएंटलिस्ट का। यूटिलिटेरियंस का क्या है? ड्राइवन बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन एम्ड एट एक्सप्लॉइटिंग इंडियन रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि यूटिलिटेरियंस के जो है जितने भी व्यू थे, उससे क्या देखने के लिए मिला लोगों को कि उन्होंने क्या किया भाई? एक्सप्लॉइटेशन की तरफ इंडियन रिसोर्सेज के ध्यान दिया। यानी कि इन्होंने इंडिया इंडिया के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट ही बात की, फेवर में बात नहीं की, बल्कि जो ओरिएंटलिस्ट थे इन्होंने फेवर में बात किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ से जो है खत्म होते हैं, जितने भी मतलब मेरे नोट्स जो है इतने क्वेश्चन किए थे। फिर मैंने जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए। ठीक है, जैसे कि 18th सेंचुरी डिबेट चैप्टर 1 से पेज नंबर में मेंशन किए हुए हैं। यहाँ तक तो शायद मैंने सारा कवर्ड कर दिया है, यहाँ से रह गया है कि रिवॉल्ट के जो है क्या कोर्स ऑफ रिवॉल्ट था। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स ने जो रिवॉल्ट हुआ था इन 57 का, जिसको फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, इसको कैसे जो है सप्रेस किया। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, 3 स्टेजेस क्या है कॉलोनियलिज्म के, मेजर रिफॉर्म्स मूवमेंट क्या है। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके मैंने पेज नंबर और चैप्टर्स जो है साइड में लिख दिया है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स तो आपको करके जाने चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो जो लास्ट के टॉपिक्स रह गए मैं उनको भी कवर करा दूंगी विद आंसर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।